अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलर्जिक राइनाइटिस एंड वैसोमोटर राइनाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार प्रॉफ में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में ये करवाऊंगी, एलर्जिक राइनाइटिस में क्या डिफरेंस है और जो दूसरा जो है वैसोमोटर राइनाइटिस में। तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो है ना, आपने मेरा माइंड रखना है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है ना, ये जो हमेशा होती है सीजनल एलर्जी इसको कहते हैं। ये सीज़न में होगी या पेरीनियल, ठीक है, या साल, मतलब इस तरह से इसकी हिस्ट्री हो सकती है, सीजनल हो सकती है। दूसरा जो है ना, इसमें जो एलर्जी का टेस्ट होगा ना, जब भी हम पेशेंट में एलर्जी टेस्ट करवाएंगे ना, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट होगा। और तीसरी बात जो हमने माइंड में रखनी है, ये जो है ना आईजीई मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। इसमें जो है ना आईजीई एंटीबॉडी जो है ना उसका रिस्पॉन्स होता है। और दूसरा जो है ना, पेशेंट जो है उसको क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। अच्छा, ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट आएगा ना, उसको एक ही दफ़ा में 10 से 20 दफ़ा जो है ना स्नीजिंग होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखनी है। 10 से 20 दफ़ा उसको छीन के आना तो लाजमी है। और सीज़न में होगी, और आईजीई मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, और एलर्जन कोई ना कोई डस्ट होगा या पोलन्स होंगे या कोई इस तरह से उसमें कोई एलर्जन की हिस्ट्री भी होगी। देन अगर हम बात करें वैसोमोटर राइनाइटिस, तो नाम ही जाहिर कर रहा है कि इसमें मतलब ये होता है कि ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी में। और इसमें जो है ना एलर्जी जो है ना पूरा साल पेशेंट को होगी, थ्रू आउट द ईयर कॉन्टीन्यूसली जो है ना पेशेंट को होती रहेगी। और एलर्जी टेस्ट जो है वो भी इसमें नेगेटिव आता है। और इसमें जो है ना ऑटो इम्यून, ये हमने कहा था कि ना आईजीई मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, ये ऑटो इम्यून खुद ही बॉडी से अंदर से जो है ना एक रिस्पॉन्स आ जाता है। वो किसी तरह से भी हो सकता है रिस्पॉन्स, लाइक उसमें कोई इस तरह से हिस्ट्री नहीं होगी। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पेपरों के नज़दीक जो है ना अचानक से नज़ला शुरू हो जाता है, टेंशन से या इमोशन से रिलेटेड है। आप इसको यूँ माइंड में रखें कि रिलेटेड टू इमोशंस। तो ये इमोशंस से रिलेटेड जो है ये राइनाइटिस है। उसके अलावा जो है ना, इसमें कोई ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होता पेशेंट को, कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं होगी, और कोई स्नीजिंग नहीं होगी, लाइक 10 से 20 दफ़ा वाली स्नीजिंग भी नहीं होगी। सिर्फ बस ये होगा, जब वो मॉर्निंग में पेशेंट उठेगा तो उसको जो है ना प्रॉक्सिमल स्नीजिंग होगी एट मॉर्निंग। बस सुबह के टाइम थोड़ी सी जो है ना वो उसको छींके आएंगी। और बाकी जो है ना, मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टू इमोशंस है और नॉट रिलेटेड टू एलर्जन। इसमें कोई एलर्जन्स की हिस्ट्री भी नहीं होगी। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो डिफरेंस बिटवीन एलर्जिक एंड वैसोमोटर राइनाइटिस यही है, सीजनल एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव, आईजीई मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये सारी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में रखने हैं। और ब्रोंकोस्पाज्म की हिस्ट्री होगी, 10 to 20 टाइम्स स्नीजिंग होगी, एलर्जन की हिस्ट्री होगी, इसमें हेयर की हिस्ट्री होगी, एलर्जी टेस्ट नेगेटिव होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, रिलेटेड टू इमोशंस है, ब्रोंकोस्पाज्म की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, और स्नीजिंग की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। बस थोड़ी सी स्नीजिंग जो है वो मॉर्निंग में होगी, और एलर्जन से भी रिलेटेड नहीं है। जो दूसरी मैं आपको बात कर रही थी ना, जिसकी पिछली वीडियो में, राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा, वो मैंने सही बताया था आपको कि मेडिकामेंटोजा होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें ना वो पेशेंट होता है जो टॉपिकल नेज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर करके ना, जो उसका जो म्यूकोज़ा है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो उसमें जो है ना हमारे पास यही होता है कि जैसे ज़ाइलोकेन या कोई इस तरह का स्प्रे यूज़ करके जो है ना, तो वो इसका वही नेज़ल म्यूकोज़ा इरिटेट हो चुका होता है। और जो इसको कहते हैं हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा, इसमें जो है रिबाउंड फिनोमिना अकर हो सकता है अगर एक्सेसिव यूज़ कर रहा है वो। तो विड्रॉल हो सकता है नेज़ल ड्रॉप्स का। तो शॉर्ट केसेस ऑफ स्टीराइड थेरेपी में अक्सर हो जाता है। तो ये भी राइनाइटिस की एक टाइप ही है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जिक्र करते हैं हम पोलिप्स का, देन एपिस्टैक्सिस देखते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक भी हम इसी के साथ कवर कर लेते हैं, वो है म्यूकोरमाइकोसिस। माइकोसिस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, इसमें जो है ना, अगर आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो है ना इसमें जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट आएगा, म्यूकोरमाइकोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होगा, इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट में अगर हम बात करें तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का पेशेंट आएगा। वो सिनेरियो में ज़रूर जिक्र करेगा, एक पेशेंट है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ पेशेंट है, तो और इम्यूनोसप्रेसिव कोई मेडिकेशन ले रहा है। अब अच्छा, इससे कुछ माइंड में आया, डायबिटीज़ और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन से हमने एयर की एक डिजीज़ की थी, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसमें भी डायबिटीज़ की हिस्ट्री थी और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन। ये नोज़ की डिजीज़ है, आपने याद रखना है, नॉट इन एयर। तो ये नोज़ की डिजीज़ है जिसमें क्या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहा है।
और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा करके लिख रही हूँ, इसमें जो है ना ब्लैक नेक्रोटिक मास बनता है। किसमें? नेजल कैविटी में। हमने पिछले में जिक्र किया था प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस में, हमने कहा था ग्रीनिश या ग्रेश मैस बन रहा है नेजल कैविटी में। इसमें क्या? ब्लैक नेक्रोटिक मास बन रहा है इन नेजल कैविटी। और जो है राइट आई की प्रोटीन भी हो सकती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें वो ज़रूर सिनेरियो में जिक्र करेगा। ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो गए। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पफीनेस हो सकती है थोड़ी सी, जो आईलिड है ना, आईलिड, तो उसमें जो है ना थोड़ी सी पफीनेस हो सकती है, थोड़ी सी सूजन हो सकती है, डार्क डिस्कलरेशन हो सकती है राइट पैलेट की। और जब हम एंडोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो वहाँ पे भी जो हमें ब्लैक नेक्रोटिक फंगस दिखाई देगी। तो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? हम एक स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मेथामीन पैस स्टेन। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेन हम यूज़ करते हैं। तो मेथामीन पैस स्टेन जो है हम यूज़ करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, कि हम देखने के लिए कि अदर ये मिकोर माइकोसिस ही है, फंगल इन्फेक्शन है। तो अच्छा, इसको ट्रीट रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि किस कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये डिजीज़ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टीराइड ले लेके थक गया बेचारा, तो प्रोलॉन्ग स्टीराइड थेरापी जो है वो बहुत ज़्यादा ये करवा सकती है। दूसरा HIV, एड्स या कोविड-19, तो ये भी जो है करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई कैंसर पेशेंट है तो उसमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या कोई वैसे ही कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना इसके रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। स्टीराइड, HIV, कोविड, एड्स, कीमो पेशेंट जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या क्या करवा सकते हैं हम पेशेंट में? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, फंगल इन्फेक्शन है ना, तो हमने ट्रीटमेंट में क्या देनी है? एम्फोटेरेसिन बी उसको देंगे। एम्फोटेरेसिन बी ये एंटी फंगल ड्रग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये जो है ना उसको देंगे। दूसरा हम क्या देंगे? पोसाकोनाजोल, ये भी जो है इंपॉर्टेंट ड्रग है, पोसाकोनाजोल, ये भी हम उसको देंगे। 300 mg ट्वाइस डेली देंगे। और उसके बाद जो है ना थर्ड पे अगर बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक मास बन गया तो हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देंगे। और हम जो है ना जितना भी जो मैस पड़ा हुआ है नाक में, वो सारा हम एंडोस्कोपिकली देख के फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। तो आई होप के आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पॉलिप डिस्कस करते हैं, देन एपिस्टैक्सिस। थैंक यू।